पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। अभी कुछ ही क्षणों में हम अपना आयोजन शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो एक बार जोरदार तालियां इतने सारे लोगों का एक साथ करना। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे सम्मानित भी होंगे। तो अब आप सोचिएगा कि एक ऐसा समूह, बड़े लोगों को हर कोई सम्मानित करने का विचार बना लेता है कि इन्होंने अचीवमेंट्स लिए हुए हैं, इन्होंने जीवन में अच्छे काम किए हुए हैं। लेकिन छोटे बच्चों में अगर कोई टैलेंट देख सकता है तो वह बहुत ही बारीक नजर से देखना पड़ता है, खोजना पड़ता है। बड़े लोग तो अपने मन से भी तैयार हो जाते हैं कि हमें यहाँ अप्लाई करना है, वहाँ अप्लाई करना है। तो उन छोटे से उम्र के बच्चों को जब अवार्ड मिलते हुए आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ, बहुत ही बारीक नजर से सितारों को खोज करके इस प्रांगण तक लाया गया है। और ये सितारे अपने आप में एक विशेष चमक रखते हैं। तभी तो सूरज की रोशनी के आगे इनकी टिमटिमाहट आपको देखने को मिल रही है। आपने शुरुआत की होगी, कुछ लोग यहाँ शिक्षा विभाग से हैं, कुछ लोग सामाजिक सरोकारों में जो काम करते हैं वह हैं, कुछ जो स्ववित्त पेशे होते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब हो गए या समाज सेवा के अन्य काम हो गए, तो वह लोग भी हैं। कला संस्कृति के लोग भी हैं जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से आज देश में अपने भारतीय संस्कृति की पहचान को पुनर्जीवित करने का काम किया हुआ है। एक कलाकार क्या करता है? हर वह व्यक्ति जो अवार्डी है वह अपनी संस्कृति को सबसे पहले पुनर्जीवित करता है, तब वह अन्य कामों को करता है। जिसने ब्रश उठा करके कला बनाना शुरू किया, उसने हमारे शिल्प कला को, हमारे उस चित्रकला को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। जिसने समाज सेवा का काम किया, उसने सर्वे भवन्तु सुखना वाले कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के बढ़ने का काम किया। क्योंकि हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिंदगी बहे जो औरों के काम आए। तो ये वो लोग होते हैं। समाज सेवा करना आसान नहीं होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपने नाम के आगे कि हम समाज सेवी हैं। क्यों? क्योंकि समाज सेवी लिखने के बाद में फिर आपके पास में एक फोन आने मात्र से आप अपने परिवार के कई तमाम कार्यक्रमों को छोड़ करके आपको जाना पड़ता है। जरा याद कीजिए वो दिन कि जब आपके पास में फोन आया और आपके घर में एक कार्यक्रम चल रहा था और आप किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए निकल पड़े। याद कीजिए वो दिन कि जब आपने शुरुआत की और एक छोटे से बच्चे की जब मदद की, किसी एक असहाय गरीब व्यक्ति की जब मदद की, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई, वह मुस्कुराहट आपको इस तरीके के अवार्ड्स को जीतने के लिए सितारा बनाती है। तो एक बार उन पहले प्रयास को, क्योंकि जीवन में जब हमने पहला कदम रखा था, जिस क्षेत्र के लिए आज हम सम्मानित हो रहे हैं, वह पहला कदम अगर हम नहीं रखते तो आज यहाँ तक शायद नहीं पहुंचते। तो आप अपने उस पहले कदम के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाइए। इस NHWC संस्था ने भी सोचा होगा कि पहला कदम रखा जाए। क्या आपको लगता है कि जितना बड़ा परिवार आज हो चुका है, यह परिवार पहले दिन का परिवार नहीं था? जब शुरुआत हुई होगी तो एक मस्तिष्क में विचार पौधा होगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम उन सितारों को जो अपनी चमक तो रखते हैं और निखार करके बाहर लाया जाए। तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों के अंदर काबिलियत है। इस सदन के सबसे वरिष्ठ सहभागी आ चुके हैं। एक बार उन सर का जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। और बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं, क्योंकि अभी तक हम जिन लोगों को देख रहे थे वो सारे के सारे लोग जाकर के उनकी आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं। उनको ये चाह रहे हैं कि वो एक नजर हमारी ओर डाल लें। तो कहीं ना कहीं वो परम आदरणीय श्री धन
कुमार जिन्नप्पा गोले जी, ऑनरेबल मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं। हम इस सभागार में आपका पहुंचने पर सर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस कल में आप हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच हमारे और अतिथिगण भी शामिल हो रहे हैं। और अभी कल ही हमें एक जानकारी मिली, एक दुखद समाचार मिला कि माननीय श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी की भाभी जी का स्वर्गवास हुआ तो उनका खुद फोन आया स्वयं और मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, परंतु मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आप तो हम लोग उसके साथ काफ़ी समय से कनेक्ट हैं सर, तो उन्होंने पहुँचेंगे मेरे बिहार पर और अल्पसंख्यक आयोग की जानकारी और भारत सरकार की नीतियों पर हम सभी करते हैं सर। थैंक यू। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का पूरा एजेंडा पर शुरू करना है और जैसे जैसे हमारे महानुभाव यहाँ एकत्रित होते जा रहे हैं, आप सभी का हमने विधि पूर्वक भी स्वागत करना है। ये हम आपका भी स्वागत करते हैं और परम आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ पहुँच चुके हैं। मैं जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत करता हूँ सर। जोरदार तालियों से तो जरूर हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के अतिथि हमारे आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ हमारे जो अतिथि आए हुए उनका नाम होता है श्री सुनील जे सिंह जी, ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर का बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर का एक जोरदार तालियों से हम सबका परिवार से स्वागत करते हैं। और अब से कुछ ही क्षणों में जैसे ही हमारी टीम पूरी होती है, क्योंकि एक टीम वो होती है जो आयोजन टीम होती है और एक टीम वो होती है जो उन सबको गवर्न करने की क्षमता रखती है, उनको दिशा निर्देशन करने की क्षमता रखती है। तो जब तक वह टीम पूरी नहीं होगी तब तक हमारी और आपकी किसी नहीं होता है कार्यक्रम को शुरू करने का। और मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर जो लोग सम्मानित हो रहे हैं वह देश के जो विभिन्न कोनों से आए हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र के लोग हैं और जो नई चीजें होती हैं, नए लोगों को लेकर के बच्चे आते हैं। हम कुछ नया जब योग करते हैं तो क्यों करते हैं? हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, आप भी आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत ही गर्मजोशी से इस प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों के बीच हमारे आज के अतिथि महोदय, अति विशिष्ट महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। मैं निवेदन करूंगा आज के इस आयोजन में पहुंचे परम आदरणीय मंच पर आए ताकि हम आपका सम्मान कर सकें। आदरणीय श्री कार्तिक मंच पर आए और हमारी संसद के निवेदन करूंगा। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्वेवेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वर्षनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विकर्षः, मरुतः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधि कुजमयः, अग्निर्जिह्वासूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। हरि ओम। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे। हमारे बीच नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से परम आदरणीय श्री की इस आयोजन में प्रथम पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक जो भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं सभी हमारे बड़े महानुभाव हैं, बड़े गणमान्य हैं। हम हृदय तल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपको साधुवाद करते हैं कि इतने व्यस्त समय से भी आपने विकसित भारत कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपना समय दिया है और आज देश के अलग अलग राज्यों से जो हमारे बीच यहाँ महानुभाव पहुंचे हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा
आज कर्नाटका, हैदराबाद, केरला, बेंगलोर, राजस्थान, सभी राज्यों से यहाँ हमारे साथ हमारी टीम के सदस्य जुड़े हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में नेशन बिल्डिंग का काम में अपना सहयोग कर रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य का पल है। मैं मंच को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए आदरणीय श्री नवीन गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। प्लीज जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। काउंसिल की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील सिंह जी और मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों का दिल की गहराइयों से और हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आज नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल की तरफ से आयोजित विकसित भारत, जो कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, उस प्रोग्राम में शामिल होकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। अब मैं आपको नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल संस्था क्या है, इसके थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग देश के भिन्न भिन्न भागों से आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा संस्था के बारे में बताना चाहूँगा कि विकसित भारत 2024 का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये इस संस्था द्वारा क्यों किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के नक्शे पर आए, और इसी की यह एक कड़ी है कि हम देश के युवाओं को आगे लाने के लिए इस तरह के आयोजन पिछले 10 वर्षों से ये संस्था कर रही है, जिसके अंदर देश के ऐसे युवाओं को आगे लाया जाता है जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड के अंदर देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया हो जो कि सम्मान योग्य है। तो उन लोगों को, उन युवाओं को आगे लाने के लिए संस्था लगातार और निरंतर कार्य कर रही है, जिसका कि आज ये छठा आयोजन हम आयोजित कर रहे हैं। देश के भिन्न भिन्न भागों से आए हुए सभी नौजवान युवा साथियों को मैं संस्था की तरफ से जो है दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग देश के उत्थान और विकास में एक कड़ी के रूप में जो है स्थापित होंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का अभियान है, वो सब आप लोगों के कंधे पर है, और वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, यही मैं ये उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के जरिए इस संस्था द्वारा आयोजित आज का यह कार्यक्रम, जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है, आज दोबारा से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में किया गया है। अब मैं इस प्रोग्राम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम के हमारे अध्यक्ष श्री गुंजन मेहता जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और आपका आज दोबारा से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत आदरणीय नवीन जी, आज देश के अलग अलग राज्यों से, भिन्न भिन्न औद्योगिक संगठनों से, सामाजिक संस्थाओं से जो प्रतिनिधि आए हैं, तो ये बड़ा ही समय ऐसा होता है कई बार कि हमें समय नहीं मिल पाता। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे गुरुग्राम, क्योंकि मैं गुरुग्राम से, गुरुओं की धरती से हूँ, गुरुद्रोण की पावन धरती से, और गुरुग्राम के उद्योग जगत से आज हमारे बीच गुरुग्राम इंडस्ट्री के जाना माना नाम श्री जगन्नाथ मांगला जी के निवेदन करूँगा कि आप उद्योग जगत से जुड़े हमारे स्वागत करें। प्लीज जो करता है ब्राह्मण समाज से शुरू में हमारी टीम के कुछ मुख्य सदस्यों ने कहा था कि आप हमसे सदस्य के रूप में भी हैं और हमारे साथ हमारे टीम मेंबर के रूप में भी हैं, तो मैं निवेदन करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के वक्ता बहुत ही अच्छे माननीय गुरु जी रामपाल साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री पुष्पेंद्र पासवान जी का भी।
इतना प्यार और मान सम्मान देने के लिए, और छोटों से यदि कोई गलती भी हो जाए तो साथ के साथ उसे क्षमा भी कीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव रहता है। हमारे बीच माननीय मंत्रिमंडल के यहाँ से जो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि पहुँचे हैं, उन सभी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका पल पल समाज के लिए समर्पित है। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए अपने प्रथम वक्ता श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, जो आए और विकसित भारत में पीएम गति शक्ति के ऊपर अपना संबोधन दें। प्लीज जोरदार तालियों से आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैं जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं, सुनील सिंघी जी और कार्तिक शर्मा जी, स्वामी जी, एडवोकेट नवीन गुप्ता जी, सबको दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। और जितने भी भारतश्री अवार्ड के नॉमिनीज हैं, उनको बधाई देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्डेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को भारतश्री अवार्ड मिला है, कि बहुत यूनिक अवार्ड है, जो गुंजन जी का छठा वो है एनुअल अवार्ड है। और बात करते हैं कि मैं शिपिंग एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से हूँ, तो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री विकसित भारत में क्या योगदान दे रही है। बेसिकली आप बैठे हैं वहाँ से पता है कि जो हमारी इंडस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर है। बेसिकली बैकबोन है ग्लोबल इकोनॉमी की। हम इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करेंगे। तो आज हमारी इंडस्ट्री बैकबोन है। दूसरा, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, एआई का और रोबोटिक्स का जो रोल प्ले है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से अगर हम इंफ्रा में कहें तो इंफ्रा में भी जो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा योगदान दे रही है। आप देखेंगे हाईवेज के ऊपर जितने भी पोर्ट्स हैं, सीएफएस हैं, आईसीडीज हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप्ड हैं। दूसरा, अगर हम कहें कि इन सब के बावजूद बात आती है सस्टेनेबिलिटी की, तो हमारी इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी में भी काफ़ी योगदान दे रही है। हमने ग्रीन वेयर हाउसेज हैं, आज के डिफरेंट फ्यूल्स हैं यूज़ हो रहे हैं और डिफरेंट रूट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज शिपिंग इंडस्ट्री जब हमने शुरू करी थी, तो हमें याद है कि वे बैक इन 1998 तो पेजल भी नहीं हुआ करता था, और आज हम पेपरलेस वर्क कर रहे हैं। ये अपने आप में कमेंडेबल है। और जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री है, बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आईटी इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऐसे ही ये भी एक यूनिक इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ है। और अगर मैं कहूँ तो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं, वो स्पेशली इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और उन्होंने, जैसे इन्होंने सर ने बोला, गति शक्ति की बात करी, पीएम गति शक्ति, जो हमारी इंडस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। और इस पीएम गति शक्ति को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इतनी सागरमाला, भारतमाला, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सारी जो लोगों को पता तक नहीं है। और उसमें 16 मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं एक साथ है। सिंधी जी को पता होगा, सिंधी जी सब कुछ पता होगा कि कैसे काम कर रही है। तो ये इंडस्ट्री आज की डेट में केवल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री नहीं है, भारत के जो हमारा एक प्रधानमंत्री जी का कह सकते हैं, हम सभी का सपना है कि एक डेवलप्ड नेशन होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं गुंजन जी को दोबारा थैंक्स बोलूँगा मैं बुलाने के लिए, और अपनी स्पीच को बहुत शॉर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बहुत आदरणीय। मैं श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आज हम नेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री काउंसिल का भी लॉन्चिंग कर रहे हैं। हमारी संस्था, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बीते 10 वर्षों से काम कर रही है, और उद्योग जगत में हम पिछले लगभग 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि गुरुग्राम के उद्योग जगत के दिग्गज यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। और आप सभी हमारे उसके संस्था के, चाहे पैट्रॉन, चेयरमैन, आप सब कुछ आप लोग ही हैं। तो बहुत प्रयास रहते हैं हमारे उद्योग जगत के। उसमें सर का नेशन वाइड नहीं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। वर्ल्ड की, या कहूँ तो इंडिया की टॉप 3 कंपनियों में से इनकी कंपनी आती है, एशिया शिपिंग कंपनी। हमारे देश में कोविड तो कोई भूल नहीं सकता। उस समय पर भी हमारे देश की ओर से पूरे विश्व में जो कंपनी दवाइयाँ सप्लाई कर रही थी, वो इन्हीं की कंपनी थी। और सर उस कंपनी की कंट्री हेड हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहूँगा। UP 14 DD 7444 और DL 8CBH 2755, ये गाड़ियाँ शायद सामने गेट पर ही खड़ी हैं। प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा।
प्रोग्राम को आगे चलाते हुए मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा परम आदरणीय एडवोकेट श्री R.S. गोस्वामी जी का, जो मेंबर एंड एक्स चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के और दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट इन लीगल सेल बीजेपी से, एक्स वाइस चेयरमैन वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन ऑफ इंडिया। जोरदार तालियों से आपका स्वागत होगा। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, विशेषकर टेट के चेयरमैन राज्यसभा के सांसद श्री कार्तिक शर्मा जी, पुष्पेंद्र जी, महाराज जी और जितने भी सब लोग बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है, इस कार्यक्रम में क्वालिटी है। भीड़ वहाँ होती है जहाँ भीड़ को जो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ वे लोग बैठे हैं जो भीड़ को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी की कंपनी में 1000 आदमी काम करता है, किसी में 500 आदमी करता है, वो ऐसे लोग मंच पर हैं। और मैं तो ये अपने आप को आश्चर्य मानता हूँ कि मुझे यदि इस जगह पे बुलाया गया है तो ये मेरा सौभाग्य है कि व्यापार से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि विकसित भारत की बात है और उस विकसित भारत में हर व्यक्ति का, एक सामान्य व्यक्ति का, एक मजदूर का भी इस विकासशील देश के लिए विकसित करने के लिए सहयोग है, तो उसमें जितने भी सब लोग आए हुए हैं, विशेषकर मेरे छोटे भाई शशिकांत शर्मा जी जो कि इस समय WBF के चेयरमैन हैं इंडिया के, सुखबीर शर्मा जी जो वाइस चेयरमैन हैं, और एक ऐसी शख्सियत जो IT सेक्टर से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरे वेस्टर्न यूपी में जो रिप्रेजेंट करते हैं, मिस्टर अंबर स्वामी जी, जितने भी लोग हैं, मीनू शर्मा, जितने भी लोग आए हैं, जितनों को मैं जानता हूँ जनरली, मैं आप सभी को इस मंच से प्रणाम करता हूँ। महाराज जी विशेषकर आपको, और राधेश्याम जी हमारी समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित, और मंगेराम शर्मा जी के साथ के आप सब मित्र रहे हैं, मैं आप सभी को इस मंच से स्वागत भी करता हूँ और प्रणाम। असली तो ये था कि मैं आया था सुनने सबको, लेकिन जब कोई जिम्मेदारी आपको दी जाएगी तो उसको आपको निभाना पड़ेगा, और जब निभाना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूँगा जो लोग यहाँ जिनको आज अवार्ड दिया गया है। कोई कितनी दूर से आ रहा है, कोई कितनी दूर से आ रहा है, उन सभी को वो एक कल्पना करते हैं, अवार्ड ऐसे नहीं दिया जाता। अवार्ड करने के लिए आदमी को जीवन लगाना पड़ता है, और मैं एक बात कहूँगा कि अवार्ड लेना बड़ा आसान होता है और अवार्ड को निभाना बहुत कठिन होता है। अवार्ड लेंगे, फोटो खिंचेगा, अखबारों में जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने अवार्ड लिया है उस व्यक्ति को पता होगा कि उसकी जिम्मेदारी उसके बाद कितनी बढ़ जाती है। जहां तक विकसित भारत में ट्रेड का संबंध है, व्यापार का संबंध है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत भी संपर्क है, सामाजिक भी संपर्क है, और कानूनी क्षेत्र के होने के नाते आप क्लियर नहीं कर पाए, मैं पिछले 23 साल से बार काउंसिल का मेंबर हूं और चेयरमैन रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजिक कमेटी का मुझे जनरल सेक्रेटरी इंडिया का बनने का भी मौका मिला। तो उनका एक सपना ये था, उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ है, वो एक लाइन की बात कहते हैं कि मेरा देश दुनिया के पटल पर, दुनिया के मानचित्र पर भारत का नक्शा, भारत का व्यक्ति, भारत का व्यापारी एक अपना स्थान रखे, ये मेरी एक कल्पना है। और उसका परिणाम ये देखिए, हम लोग यहाँ बुलाए हैं, इतने लोग आए हैं, लेकिन आप जब देखेंगे कि जब वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, किसी भी कंट्री में, और उस कंट्री में जाकर आप देखते हैं कि एयरपोर्ट पर भी भीड़ है, वहां के कार्यक्रमों में भीड़ है, वो कौन लोग हैं? वो आपके व्यापारी हैं, आपके बच्चे हैं, जो वहां से पैसा कमा कमा कर हिंदुस्तान की धरती पर भेजते हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग इस देश की तरक्की के लिए। IT सेक्टर में आज हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है, IIT करता है, तुरंत विदेश भागता है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसका एक आध बच्चा विदेश में ना हो। उनका ही ध्येय, आप देखो छोटी सी कंट्री में जाते हैं, वहां भी 1000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ लोग तुम देखो, लोगों के प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जाते हैं, कोई 10 आदमी इकट्ठे नहीं होते। मैं कहता हूँ गुण अवगुण सब व्यक्ति में हो सकते हैं, उसको हमें डिस्कशन नहीं करना। हमें ये डिस्कशन करना है कि विकसित भारत में जिन जिन का सहयोग है, जिस व्यापार क्षेत्र का बिना धन के कुछ नहीं है, बिना मनी के कुछ नहीं है, यदि देश के अंदर पैसा नहीं है, देश के अंदर ट्रेड नहीं है, देश के अंदर मार्केट नहीं है, देश के अंदर व्यापार नहीं है, कोई भी देश दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश ने
कानून के क्षेत्र में आप देखें, यदि आज हम विश्वास कर सकते हैं तो अपनी न्याय प्रणाली पर विश्वास कर सकते हैं। हमारी न्याय प्रणाली विश्व के पटल पर भी एक महत्व स्थान रखती है। जब देश विकसित होता है तो एक चीज से विकसित नहीं होता, सबसे पहले व्यापार से विकसित होता है, उसके बाद उसके राजनीतिक व्यक्तियों की सोच क्या है इससे विकसित होता है, फिर विकसित होता है कि देश का कितना युवा पढ़ा लिखा है। आज देश के अंदर एक जहर घोला जा रहा है राजनीति में, जातिवादी का। मैं कहता हूं इस जातिवाद के जहर से हम अलग हटकर केवल एक व्यापार की बात करें, एक ट्रेड की बात करें। हम क्या ये कह सकते हैं कि कौन आदमी किस धर्म का व्यक्ति है, वो क्या व्यापार करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, यदि व्यापार में देश की उन्नति में यदि वो व्यक्ति सहयोग प्रदान करता है तो मैं समझता हूं चाहे सरकार हो, चाहे हम हो, चाहे सामाजिक प्राणी हो, हमें उन व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। आप लोगों का अनुभव, आप लोगों का ज्ञान, सरकार में आपकी हिस्सेदारियां, मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि कार्तिकेय शर्मा जी भी केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। आपके पिताश्री हिंदुस्तान के व्यापार में, हिंदुस्तान के ट्रेड में, हिंदुस्तान के कार्यक्रमों में एक अपना महत्व स्थान रखते थे और आप उस परिवार से आए हैं। और मैं जिस दिन से देख रहा हूं, जिन कार्यक्रमों में आपको बुलाते हैं, आप आते हो, बहुत अच्छा भाषण देते हो, बात करते हो और उस बातों को आप समाज में क्रियान्वित करते हो। हमारा उद्देश्य या केवल ज्यादा समय ना लेते हुए ये मंच कोई भाषण का नहीं है, मुझे सुनने का है कि ट्रेड मार्केट से किस तरह से विकसित भारत हुआ है, कि जिन व्यक्तियों को आज यहाँ पर सम्मान मिल रहा है उनको तो मैं अपनी तरफ से नहीं, दिल्ली की पूरी दिल्ली अपना वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन एज वेल एज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से आप सभी को हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत भी करता हूं और आप लोगों को बधाई भी देता हूं। और ये सम्मान आपका नहीं है, ये देश का सम्मान है। जो व्यक्ति कुछ करता है उसको सम्मान जरूर मिलता है, जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलता। वो केवल ऐसा ही आता है व्यक्ति, ऐसा ही दुनिया से चला जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है जो काम भी करता है, इनाम भी पाता है, सम्मान भी पाता है। समाज में केवल उसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है जो काम करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों ने इस महत्वपूर्ण जगह पर, महत्वपूर्ण गोष्ठी में, महत्वपूर्ण आयोजन में मुझको एक जो कि व्यापार से कहीं कहीं का रिश्ता नहीं है, लेकिन आज यदि मैं भी यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ, कोई छोटा सा व्यापार करूंगा तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। मैंने पूरा जीवन काल 37 साल वकालत में दिए हैं दिल्ली में, तो मैं इतना जरूर कहूँगा इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की गोष्ठी, इस तरह की विचार गोष्ठियाँ, सेमिनार यदि होते हैं तो देश के विकास में बहुत सहयोग होगा। और एक दूसरे को सम्मान करने का जो आप लोगों ने जो प्रण इस संस्था ने रखा है, मैं सभी आयोजकों को, विशेषकर आपको धन्यवाद करता हूं। और जिस लायक हम मौजूद हैं आपके इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें हमेशा हम आपके साथ, धन आपके पास है, तन मन जहां हमारी जरूरत है हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि आदरणीय महोदय ने कहा कि मैं किसी भी व्यापार से ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने हमें बताया अभी इस मंच के माध्यम से ही कि वो पिछले 25-30 सालों से बार काउंसिल में इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर रहे, तो देश का कोई ऐसा व्यापारी नहीं होगा जिसे लीगल सपोर्ट नहीं चाहिए होती होगी सर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत सारे बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ होना बहुत ही उचित था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं बहुत ही आदर और मान सम्मान से हमारे अगले वक्ता, हमारे परम आदरणीय श्री धन्य कुमार जिनप्पा गोंडे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सर। प्लीज़ आप मंच पर आएँ और अल्पसंख्यक आयोग से हमारे देश की जो पॉलिसीज़ हैं या जो सपोर्ट है उसके बारे में हमें अवगत करें। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। Of course, India is one, but unfortunately it has been divided in South India, North India, Western India, Eastern India. I belong to Southern India, particularly from Karnataka. My mother tongue is Kannada, my medium of education is Kannada, so both Hindi and English are absolutely foreigner's language for me. I feel very unfortunate that I cannot speak Hindi being a Rashtra Bhasha. In fact, it is shame on my part. अभी दिल्ली आने के बाद थोड़ा थोड़ा सीख गया हूँ।
the person who occupied my chair prior to me, Mr. Manoj Singh, is there. So, anyway, Sunil Singh, sorry sir, I am very sorry. Mr. Sunil Singh is there. A political as well as a social personality. So anyway, with your leave, I would like to speak in English itself, I would say foreigner's language. Honorable dignitaries on the dais, particularly Swamiji Pranam, Honorable and Celestial Shrideya Mataएं, Pranam, and my brothers, I have developed my own way of living. Neither I am a trader nor a businessman. I did advocacy for some time. I didn't find any pleasure in that occupation also. I stopped it. Just I was an agriculturalist doing my खेती in my own village. The government called me and asked me to work here for the nation. Everybody must have heard of Leo Tolstoy, a known philosopher. What he said, that every person thinks of the world, but he never thinks of himself. So here are you all people, the cream of the society, the stalwarts, who are thinking of yourself along with your own nation also. It is the vision of Narendra Modi ji. The first word is I. He spoke about 3 eyes, not Shankar's 3 eyes, but one is I, which stands for India. Second I stands for himself, and third I stands for we all. So we are required to think of the developed India, Vikshit Bharat, and that is the subject matter of today's event, in which I am participating as one of the, in fact I wanted to be only listener, but Mr. Gunjanji called me to view something, and now I feel that it's my duty. So my way of approach is altogether different, as I already submitted. That every nation is identified by its own philosophy and not by its richness or the development also, I can say. अभी भी हम बोलते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया था, आज नहीं है. But what should be the future of the India? भारत क्या होना चाहिए? तो हम सोचते हैं कि वो सोने की चिड़िया ही होना चाहिए, and not otherwise. But to be a सोने की चिड़िया, not only because gold is very costly nowadays, previously it was not, it has to be सोने की चिड़िया. वो तो कुंदन बोलते हैं उसे. It is always pure. The purity is the only thing which identifies the gold. So what is that purity? That is the soul of India. The development of a person can be equalized to the development of the nation itself. The mother gives birth to a child, she develops it physically and as well as mentally. That is not sufficient. The soul of the child also shall have to be developed. And what is that soul? Unless a soul and the mental condition is developed, it cannot be said it's a perfect development. That is my own equation. Of course,
my own chairman Lalpura ji asked me to attend the function. There can be an addition, subtraction, but there cannot be substitution. So I cannot claim that I am a substitute for Lalpura ji. Lalpura ji is a lion. Simply I am attending on this function on his behalf. So to be a developed country, the soul shall have to be very pure. Then what is that soul? So whenever we speak of the education, we speak of Nalanda, wherein nearly 10,000 people, students took education from various countries, not only from India, at Nalanda. And the students were from entire world, even from Japan, which is supposed to be Japan and China also, which are supposed to be the developed countries nowadays. Whenever we speak of development, we speak of Japan and China also. Of course, we are third economy in the world, fifth economy in the world. We want to be third. We can achieve it. But without soul to achieve a third economy is not material. Here I can quote an example. What was the identification of India? We always share of and speak of Vasudhaiva Kutumbakam only because we want to see the entire world to be one family, not only the entire India. Entire world to be the one family. Why for? Because you must have heard of Krishna and Sudama also. Sudama was the poorest of the poor during those days, whereas Krishna was a personality. They took their education in a same school under one teacher, that is called Sandipini, and one Guru Mata was there, that was Gautami. Gautami was taking care of the mother of both Krishna, Balarama and Sudama equally, without any discrimination and inequality. Whereas Sandipini, Maharshi Sandipini the Rishi, departed education to all the persons equally without any discrimination. Now let us compare our days, today's, with those days of education. Now it has become very costly. To become MBBS, one have to spend in crores. But then it was not the fact. Now we can go to the object of our own constitution, Ghatna, which is the mother of all the laws, wherein the main object is regarding the non-discrimination and inequality on the basis of caste, creed and gender also. But unfortunately there is discrimination, what we have been observing nowadays. So to remove or eradicate and to meet out the object of the constitution itself, the India needs the real development of the nation. So if the nation is developed in real sense, as in the days of Sandipini Maharshi, and if it to be called as Sone ki Chidiya again, you develop yourself, of course that is a requirement of the day. You develop your nation, not only physically, mentally, and as well as with soul. And if we achieve all the three things, then only we can fulfill our dream of Sone ki Chidiya. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच ऑनरेबल मेंबर। जैसा कि हमने व्यापार जगत के कुछ महानुभावों को सुना, अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से भी सुना, देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली उद्योग जगत के विषय में भी हम बात करना चाहेंगे। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य वक्ताओं के मुख से कुछ भी करने से पहले उन्हें हम अपने विषय में बताएं। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा गुरुग्राम ही नहीं, हरियाणा की उद्योग जगत की आन बान शान श्री जगन्नाथ मंगला जी को, कि प्लीज आप मंच पर आएं और उद्योग जगत किस तरह से
हमारे विकसित भारत स्वप्न को आगे करता है और उसमें जो हमें मुख्य चीजें चाहिए, प्लीज आपका जोरदार तालियों से स्वागत। आप मंच पर आएं और हमें संबोधित करें। सभी सम्मानित मंच, हमारे दूर दराज से आए उद्योगपति साथियों, आज के कार्यक्रम में जिनको सम्मान मिलना है और हमारी मातृशक्ति, मैं अपनी तरफ से उद्योगपतियों की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम गुंजन मेहता जी के द्वारा जो रखा गया है, मैं इसकी भी सराहना करना चाहता हूं। इन्होंने कई कार्यक्रम व्यापार उद्योग के लिए गुड़गांव में भी एक एग्जीबिशन के माध्यम से कराए हैं और बहुत से लोग इसको जानते भी हैं। ट्रेड इंडस्ट्री को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके लिए पूरे प्रयास गुंजन मेहता जी ने किए हैं, हमने उनको सहयोग भी दिया। जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि व्यापार और उद्योग किस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं, वो बड़े तेजी से चल रहा है। अगर आप हम हरियाणा की बात करें कि जो हरियाणा पहले था केवल दूध दही की बात किया करते थे, आज किस प्रकार से दुनिया में उसका नाम है, चाहे वो मारुति है, चाहे वो हीरो होंडा है, तब उनके एंसिलरी यूनिट्स हैं। और उसके साथ जो छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं, एम्प्लॉयमेंट देकर लोगों को, युवाओं को किस प्रकार से कार्य किया है, एक बहुत बड़ी बात है। आज हर गांव के लोग, युवा इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और अपने उद्योगों को, व्यापार को विकसित भी कर रहे हैं। हमारे मध्य में बालकृष्ण जी अग्रवाल, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी कई बार हमसे भी बात की और व्यापारियों के बारे में पूछा, उद्योगों के बारे में पूछा कि आपकी क्या समस्याएं हैं। इनके लिए भी सरकार से बात करके भिन्न भिन्न समय में इन्होंने उन समस्याओं को दूर कराने का प्रयास किया। मैं तो इस मंच से ज्यादा समय ना लेता हुआ यही कहना चाहूंगा कि हम लोग सभी मिलकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, हम उसको पूरा करें, हमें करना चाहिए। और आज जो भी हमारे आज जिनको यहाँ प्राइजेज मिलने वाले हैं, उनको बधाई देता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अभी जो बात कही हमारे मंच, सम्मानित मंच से, कि ये जो सम्मान लेना ये बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए दूसरों को कैसे सम्मान मिले, ये भी उनको प्रेरणा देनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुंजन मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो बात ये कह रहे हैं, हम उसको कर भी रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे, माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं सब सहयोगों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोहर जी। जिस तरह से हमने व्यापार और उद्योग जगत के विषय में सुना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें किस तरह मिलकर आगे बढ़ना है, हमारे देश का ही नहीं विश्व में एक अलग स्थान रखता है गुरुग्राम का आर्टेमिस हॉस्पिटल, जहां नेशन वाइड वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से, अलग अलग देशों से कुछ लोग आते हैं अपना इलाज कराने। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा श्री आशु जैन जी का। डॉक्टर साहब प्लीज इस मंच पर आएं और हमें संबोधित करें। आपका स्वागत है सर, प्लीज। अपॉर्चुनिटी देने के लिए हेल्थ केयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी देश को विकसित करने के लिए। जैसे शिक्षा कहीं बिना हेल्थ के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारा इतना बड़ा देश है, इतने गरीब लोग हैं, तो जो टारगेट है कि दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि सबके पास हेल्थ पहुंचे, ये पहली। दूसरी बात टेक्नोलॉजी। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया की हमारे पास है। और फर्क क्या है, आज हम जैसे मेरा इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है,
जो मैं प्रोसीजर आज करता हूँ अपने नॉर्मल नागरिक को 1 से 1.5 लाख रुपए में, आज वो अमेरिका में कम से कम 15 से 20 हजार डॉलर में करा जाता है। आप डिफरेंस देख रहे हैं ऐसा कितना है। तो जो 25-50 लाख की चीज है, आज हम अपनी पॉपुलेशन को 1 लाख 1.5 लाख में अपने देश में सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट और सेम टेक्नोलॉजी ऑफर कर पाते हैं। तो ये विकसित भारत की पहचान है कि जो दुनिया की लेटेस्ट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है वो हम अपने देश में अपने आम नागरिक को उपलब्ध करा रहे हैं। और जैसे कि इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है लोगों में, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे गवर्नमेंट चला रही है, उसमें इन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। तो एक आम आदमी की पहुंच इस पे बनती है जो पहले नहीं थी, और किसी भी देश को विकसित करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा जो हम लोग करते हैं, जिसके बारे में अभी बात थी, कि हम मेडिकल टूरिज्म करते हैं। हमारे पास, आपको विश्वास नहीं होगा, यूरोपियन कंट्रीज से, मिडल ईस्ट से, अफ्रीकन कंट्रीज से, बहुत सारी जगह से, कनाडा से, यूएस से पेशेंट आते हैं। एक यूएस के पेशेंट का मैंने प्रोसीजर किया $3,000 में, उसी के ही देश में वो 27,500 $27,500 में 6 मंथ वेटिंग में वो प्रोसीजर होता है। तो हम 1/8 to 1/10 रेट में वो हेल्थ केयर इंडिया में अवेलेबल कराते हैं। और आज दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का इंडिया एक बड़ा हब है, इसके बारे में हमारे को कोई डाउट नहीं है। और इससे क्या होता है, हम कितना सारा फॉरेन करेंसी अपने देश में ला पाते हैं, जो हम डॉलर्स में और यूरोपियन उसमें ये सब काम करते हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री सबसे पहले अपने देश के लिए, और मैं इतने लोग इस मंच पे हैं उनसे ये चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करवाने में मदद करें, आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि देश हेल्दी होगा तो विकसित होगा। और हम अपनी तरफ से जो बात थी कि डॉक्टर अगर अपना काम ठीक से करे और ईमानदारी से करे और गरीब लोगों का ध्यान रखे, तो हम बहुत आगे विकसित हो सकते हैं। तो यही हमारा विश्वास है और यही हमारा प्रयास है कि हम अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर अपने कॉमन मैन को प्रोवाइड करें, कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, और विदेशों की जो लोग हैं उनको एक अच्छे रेट पे इंडिया में दें। तो बहुत सारे हम करेंसी, फॉरेन करेंसी अपने देश में ला पाते हैं, और यही हमारा प्रयास है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी चांस। आज का जो विकसित भारत कार्यक्रम है उसमें पधारे हमारे मुख्य अतिथि श्री कार्तिकेय शर्मा जी, श्री सिंघी जी और सभी महानुभाव, श्री गोस्वामी जी और पुष्पेंद्र जी का चंदन वंदन के साथ और तालियों के साथ आप एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं मेरे अनुज गुंजन भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया। इतना बेहतरीन कार्यक्रम ये करते रहते हैं, तो गुंजन मेहता जी के लिए भी जोरदार तालियां। और जहाँ तक विकसित भारत का प्रश्न है, आप देख ही रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिन रात लगकर हमें किस पायदान से किस पायदान तक पहुंचा दिया है। आज हम विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं, और आगे 3 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हो जाएंगे। और उनका विजन आप देखिए कि 2047 में जब 100 वर्ष होंगे आज़ादी के, तो हम एक बहुत बड़े विश्व गुरु के नाम में हम जाने जाएं। उनका एक विज़न है, और वो किस तन्मयता के साथ इस ओर लगे हुए हैं। और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले भी आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने भारत रत्न श्री रतन टाटा जी के लिए भी लेख लिखा, तो उनमें भी उनका यही जिक्र था कि व्यापार, उद्योग जगत और जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, हम आगे बढ़ें। और उन सब के लिए आपका भी उतना ही सहयोग है जितना हम लोगों का सहयोग है, जितना सरकार का सहयोग है। तो हम विकसित भारत को अपना प्रथम कर्तव्य और दायित्व मानते हुए हम इसकी ओर आगे बढ़ें और निरंतर आगे बढ़ते चलें। वित्तीय पैसा कमाना, धन कमाना, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका प्रबंधन करना, उसका सुचारू रूप से कार्यान्वयन करना और अच्छे कार्यों में लगाना, और अपने आप को संतुष्ट और संतोषजनक जीवन जीने के लिए बहुत ही परम आवश्यक है ये कि हम इस ओर आगे बढ़ें और विकसित भारत की ओर आगे बढ़ते चले जाएं।
मैं इसी कड़ी में मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई कहिए श्री कार्तिकेय शर्मा जी को का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो जब भी हम चाहे छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो तुरंत हमारे से इतना स्नेह रखते हैं कि वो तुरंत हाथ भर लेते हैं और समय पर स्वयं जोर देते हैं भाई किस समय आना है। बड़ा पंक्चुअलिटी रखते हैं समय की भी, और उनको भी आगे के कार्यक्रमों में जाना है। और मैं हरियाणा के विषय में बात करूं क्योंकि मैं मूलतः हरियाणा से आता हूं, तो हमारा पारिवारिक बड़ा लगाव है। पंडित विनोद शर्मा जी ने कितने कार्य समाज के प्रति हरियाणा की जनता के लिए किए हैं, पूरे देश के लिए किए हैं, केंद्र में मंत्री रहते हुए। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के परिवार से आते हैं, आप कौन नहीं जानता है उनको। कितना एक लंबा इतिहास है राजनीति का और समाज सेवा का। ऐसे श्री कार्तिकेय शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। और मैं अब आपका और उद्बोधित चाहूँगा विकसित भारत के ऊपर। धन्यवाद। आइए सबसे पहले मंच पे विराजमान आज के कार्यक्रम विकसित भारत के ऊपर जो कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है, मैं उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री सुनील जी सिंघी, ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, एडवोकेट श्री नवीन गुप्ता जी जो बोर्ड के मेंबर हैं NHWC के, डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, ऑनरेबल ग्लोबल चेयरमैन नेशनल ट्रेड इंडस्ट्री काउंसिल, एडवोकेट RS गोस्वामी जी, मेंबर एंड एक्स चेयरमैन बार काउंसिल, श्री स्वामी जी त्रिलोकीनाथ जी, फाउंडर मेंबर NHWC, स्वामी जी आपका भी स्वागत है। श्री गुंजन मेहता जी, फाउंडर NHWC जो संचालन भी कर रहे थे मंच का, श्री धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी जो ऑनरेबल मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, और भी कोई महानुभाव रह गए हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूँगा, माफ़ी चाहूँगा, मुझे 4 बजे का और कार्यक्रम में जाना है। लेकिन जैसे कि मुझसे पहले भाई साहब ने कहा और वक्ताओं ने कहा, जो आज के इस कार्यक्रम की जो थीम है, और ख़ासकर जो लोग आज यहाँ पर अवार्ड लेने आए हैं और उनको उनकी जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ आज इसी पटल से, इस माध्यम से। और जो थीम है विकसित भारत की, मैं कुछ छोटी सी बात अपनी संक्षिप्त पे उस पर ज़रूर रखूँगा। मुझे सौभाग्य मिला 2 साल पहले देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा का सदस्य बनने का, और उससे पहले मैं मीडिया व्यवसाय के माध्यम से पिछले 18-20 साल से अनेकों चैनलों और अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार से, सरकार की नीतियों से, जनता से, समाज से, उनसे जुड़े हुए सरोकारों से जुड़ा रहा हूँ। और एक अलग आयाम से, एक अलग दृष्टिकोण से मुझे चीज़ों को देखने का मौका मिला है। दिल्ली में संसद से सरकार के साथ काम करके, माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में काम करके उनकी सोच से वाकिफ होकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये विकसित भारत का मंत्र है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सिर्फ सपना नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति का सपना होना चाहिए। ये उनका संकल्प जरूर है, और उनका संकल्प इसलिए है क्योंकि जब हम कहते हैं कि हजारों साल पहले भारत एक सोने की चिड़िया होता था, तो सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम इतने सक्षम थे या सामर्थ्य थे कि हमारे पास इतना पैसा था और धनराशि थी कि हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। हम हर तरीके से, हर पैरामीटर पे संपूर्ण रूप से सामर्थ्य विकसित थे, और उसका केंद्र बिंदु सिर्फ पैसा नहीं था, अध्यात्म भी था, बौद्धिक भी था, और इसी वजह से हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब हम आज विकसित भारत की बात करते हैं, तो आज हम पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की चिंता करने की बात करते हैं। जब पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ों का फायदा जो सरकार करना चाहती है उनको मिलेगा, तब हमारा देश वाकई असली मायने में एक विकसित भारत के तौर पर काबिज होगा। ऐसी सोच है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। और इतना सरल नहीं है ये रास्ता, इतनी आसानी से नहीं पहुंच जाता कोई वहां पर। आज से 10 साल पहले जब हम
9वें 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी और जब हमने अपनी शुरुआत वहाँ से की, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम कह रहे हैं, मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था कुछ सालों में बन जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों के लिए एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत रही है और आगे भी होगी। यूं ही नहीं आप एक विकसित देश के तौर पे काबिज हो जाते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना पड़ेगा। 140 करोड़ की आबादी के देश के अंदर जो उसकी विविधता है उनको समझते हुए, अपने लोकतंत्र ढांचे को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। तो हमारी तुलना तो चाइना से होती है, हमारी तुलना जापान से भी होती है, हमारी तुलना अन्य विकसित देशों से भी होती है, लेकिन जो हमारी परिस्थितियां हैं या समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं वो किसी और मुल्क की नहीं है। और उनके होने के बावजूद पिछले 10 साल के अंदर अगर हम आगे बढ़ पाए हैं तो उसका एक ही कारण है, दृढ़ निश्चय। और ये दृढ़ निश्चय सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का चाहिए। क्योंकि जो रास्ता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, उस यज्ञ के अंदर प्रत्येक बैठे यहाँ व्यक्ति की आहुति चाहिए, हर एक नागरिक की आहुति चाहिए, तभी जाकर हम असली मायने में एक विकसित भारत के तौर पर आने वाले 2047 तक पहुंच सकते हैं। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ 6 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स थे, आज 94 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं 10 साल के अंदर। आज से 10 साल पहले कुछ लोगों के पास बैंक अकाउंट होते थे, आज लगभग 70 करोड़ बैंक अकाउंट है। ये चीजें इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक हमारे यहाँ पर आम व्यक्ति इंडिपेंडेंटली वो सारे बेनिफिट नहीं पा सकता, वो सारे फायदे नहीं मिल सकते जो सरकार उनको देना चाहती है, मुहैया कराना चाहती है, उसके लिए बैंक अकाउंट जरूरी है। उन तक वो बैंक अकाउंट और नेट बैंकिंग पहुंचे, उसके लिए ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। ये सब चीजें एक रोड मैप के तहत हो रही हैं, जहां पर रोड मैप के तहत पहले क्या किया जाएगा, कैसे रोल आउट किया जाएगा, कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी और उसको कैसे कार्यान्वित करने का काम किया जाएगा। सरकार इसके लिए कार्यरत भी है और साथ में चिंता करते हुए काम भी कर रही है। मैं संसद में बैठता हूं तो विपक्ष की भी बातें सुनने को मिलती हैं, कटाक्ष भी सुनने को मिलता है। हाल ही में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ही विपक्ष के सीनियर व्यक्ति ने बोला कि क्या हम लोग अगर एक विकसित भारत बनना चाहते हैं और फिर भी हमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़े तो हम विकसित भारत कैसे बनेंगे। मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अगर कोविड के दौरान जो दुनिया के अंदर एक वैश्विक महामारी आई और पूरी दुनिया उसका सामना करने में कहीं ना कहीं असफल रही, हमने देखा अमेरिका में क्या दृश्य थे, हमने देखा यूके में क्या थे, विकसित देशों के अंदर क्या दृश्य थे, किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था, किस तरीके से उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, किस तरीके से पूरी दुनिया में एक तरह से हाहाकार मच गई थी। हमने उन चुनौतियों का सामना कैसे किया, हमने उस चुनौतियों को किस तरीके से जवाब देने का काम किया। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है समझने का। लेकिन जब हमारे देश के अंदर जो तथागत परिस्थितियां थी और लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, राशन नहीं मिल रहा था, उन तक पहुंचाने का राशन फैसला सरकार ने किया, तो उसकी आलोचना करने से पहले अगर वही लोग दुनिया के अंदर कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं विकसित देशों के अंदर, उसकी समीक्षा कर लेते, थोड़ा उसमें रिसर्च कर लेते, शोध कर लेते, तो शायद वो ये नहीं करते। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। ब्राजील में ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा है फोम जीरो के नाम से। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वहां पर एक प्रोग्राम चलता है स्नैप के नाम से, जहां पर जिन लोगों को खाना ना मिल सके उन लोगों तक खाना मुहैया कराना सरकार की जिम्मेवारी है। और ये कार्यक्रम अभी भी वहां चल रहे हैं। देखने का नजरिया है, हमारी सरकार इतनी सक्षम थी, समर्थ थी कि वो लोगों तक वो सुविधाएं जब जरूरत का समय था मुहैया कराने में सामर्थ थी। हम विकसित देश नहीं है आज, इस बात में तो कोई गुरेज है ही नहीं, लेकिन हम एक विकसित देश बनने के रास्ते पे अग्रसर हैं और दृढ़ निश्चय के साथ हम उस दिशा में चल रहे हैं। ऐसे नेतृत्व के साथ, ऐसे नेतृत्व के अंदर
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, जहां पर आज देश का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो आजाद भारत में पैदा हुआ है। हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री किसी गुलामी की मानसिकता के किसी दबी नहीं हुए हैं। वे आजाद भारत के अंदर पैदा हुए हैं और भारत को उसी जगह, उसी स्थान पे देखना चाहते हैं जो भारत का असली स्थान है, जहां भारत दुनिया का सिरमौर होता था। आज भी हम उसी रास्ते के ऊपर, उसी स्वप्न को लेके बीच में आए हैं। लेकिन इस स्वप्न को पूरा करने के लिए आप सबों का, प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक स्टेक होल्डर का, हर एक नागरिक का साथ चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया तो लोगों ने हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया कि स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं। मैं खुद इंग्लैंड में रहा हूं, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं और मैं लगभग 8-8.5 साल वहां था। और मुझे पता है कि जब मैं स्टूडेंट था तो भारत को किस संज्ञा से दी जाती थी, क्या ख्याति थी भारत की, किस नजरिए से देखा जाता था। जब हम भारत होने के, नागरिक होने के नाते से किसी देश में जाते थे तो हमें किस नजरिए से देखा जाता था। लेकिन जब आज अपना नीला पासपोर्ट लेके दुनिया में कहीं जाते हैं तो आपको किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, किस सम्मान की भावना से देखा जाता है। ये विकसित भारत का एक बाहर है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा अपनी बात खत्म करने से पहले। लोकसभा चुनाव की बात है और मैं करनाल में कार्यक्रम में गया हुआ था तो वहां मुझे एक बच्चा मिला संदीप के नाम से। उसने अपनी बात मुझसे साझी की। उसने कहा भैया हम लोग पढ़ने गए हुए थे यूक्रेन और एक समय था कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन सारे देशों को एक ही नजरिए से देखा जाता था। और जब हाल ही में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई और लोगों ने कहा कि शायद तीसरा विश्व युद्ध यहीं से शुरू होएगा, इतनी भयावह परिस्थितियां बनी, तो हमारे देश के हजारों बच्चे वहां पर फंस गए। जब उन्होंने संपर्क किया हमारे दूतावास से और ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तक के ज्ञान में आई, संज्ञान में लाई गई, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया। उन्होंने एक तरफ ज़ेलेंस्की से बात की, दूसरी तरफ पुतिन से बात की और शायद युद्ध के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक देश के नागरिकों को निकालने के लिए पूरे एक दिन के लिए युद्ध विराम किया गया और उस युद्ध विराम के वनस्पत हमारे सारे बच्चे वहां से निकलने में सक्षम हुए, सक्सेसफुल हुए। पर बात क्या थी असली बात ये निकली कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बच्चे थे उन्होंने भी कहा, भारतीय झंडा ओढ़ के, कि संदीप ने मुझे बताया, लड़का करनाल का था, कि जी हमें भी ले जाओ, हम भी भारत के नागरिक बनने को तैयार हैं। अगर हमें पता होता कि भारत की आज ये संज्ञा है तो आज हम शायद, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती की भारत को छोड़कर। तो आज ये संज्ञा, आज ये स्थान भारतीय नागरिक का दुनिया में है। आज हम विकसित देश के तौर पर काबिज नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हमारे को अगर 5-10 साल और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इसी तरह मिलता रहा तो हम विकसित देश 2047 से पहले बनेंगे और हर एक प्रत्येक व्यक्ति भारतवर्ष का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि जो भारत का गौरव था आज से हजारों साल पहले, वो वापस लाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, सबका, आप सबने जो आज ये कार्यक्रम किया और हमें बुलाने का जो आप लोगों ने यहाँ पर सौभाग्य दिया आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, मैं पुणे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। समय का अभाव है इसलिए मैं आपसे माफी चाहूँगा। आज हमारे बीच हमारे युवा साथी, हमारे भाई श्री कार्तिकेय शर्मा जी, क्योंकि इन्होंने ये हमें हक दिया है कि हम इन्हें भाई कहकर संबोधित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी संस्था के मजबूत पिलर हैं। प्लीज मंच पर आए और अपना आदरणीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी को ऑनर करें। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज का ये जो आयोजन है विकसित भारत के ऊपर है और विकसित भारत में व्यापारियों का अपना एक अलग स्थान होता है,
सामाजिक संस्थाओं का अपना एक अलग स्थान होता है, उद्यमियों का अलग स्थान होता है, स्वास्थ्य से जुड़े सभी का सम्मान होता है, शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्थान होता है। हमने एक एक करके सभी के विचार सुने, सुझाव सुने, पर हमारा एक बड़ा ही मुख्य और अंतिम संदेश जो हमें आज के मुख्य अतिथि से मिलना है, परम आदरणीय श्री सुनील जय सिंह जी से, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करने से पहले उनके विषय में कुछ कहने के लिए हमारे परम आदरणीय श्री बालकिशन अग्रवाल जी, जो हरियाणा ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा। और हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री सुनील जय सिंह जी और ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के बारे में हमें जानकारी दें। आपका स्वागत है सर, प्लीज। सम्मानित मंच, उपस्थित आदरणीय भाई और बहन, जैसा कि आदेश हुआ, व्यापारी कल्याण बोर्ड जो हरियाणा की तात्कालिक जरूरत में थे, जो इस प्रबुद्ध वर्ग को ठीक दिशा दे सके, इकट्ठा कर सके, उनकी समस्याओं को समझ सके और उनका निराकरण भी करवा सके, तो उनके बहुत ही विश्वस्त कोहिनूर आदरणीय श्री सुनील सिंह जी का जब उनके दिमाग में विषय आया और उन्होंने तुरंत उसकी घोषणा कर दी और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। बड़े ही चिंतन का विषय है, आप माइनॉरिटी उसमें भी रहे, जैसा कि अपने यहाँ पे इकबाल सिंह जी को आना था, उसमें जो कुछ किया अन्य और अलग अलग जगहों पे किया, तो इस एक विशेष रूप से जो विश्वास व्यक्त किया था प्रधानमंत्री जी ने, थोड़े ही समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई राज्य इन्होंने बाकी नहीं छोड़ा जहां जाकर व्यापारियों को ना समझा हो, उनकी बात ना सुनी हो और उसका समाधान की तरफ इनका कार्य बढ़ा। कितने बड़े बड़े फैसले, कितने व्यापारी परेशान थे, तुरंत प्रभाव से करवाया। जो मंत्री लोग थोड़ा सा ठीक नहीं समझ पाए थे, उन्होंने समझ के उनका भी सहयोग लिया और कई जगह तो माननीय प्रधानमंत्री के साथ बैठ के उन बातों का निवारण करवाया। पिछले दिनों आप टैक्स के सारे यहाँ पे बैठे हैं, आपने देखा होगा जो निर्मला सीतारमण जी ने किया, ये स्वयं मिले प्रधानमंत्री जी से, और तीनों सालों का जो इंडस्ट्री स्कीम वगैरह 200% पेनल्टी है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। आप विचार करिए, बड़े बड़े घराने जो कितने मस्ती से जी रहे थे, वो ये समझ रहे थे शायद झोपड़ी भी ना बचे, सबको नीलाम हो जाएगा। ये सिंह जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के मिलकर मित्रों, शब्द कम पड़ जाएंगे, आपके समय का भी महत्व है। सिंह जी ने क्या किया, थोड़े समय में क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा अजूबा होगा। 2 मिनट केवल मैं चाहूंगा विकसित भारत के ऊपर कहने के लिए। देखिए, महाराजा अग्रसेन जी से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से जो बात आगे बढ़ी थी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी, डॉक्टर हेडगेवार जी, दीनदयाल जी, उन्होंने अंतिम छोर की जो बात की, उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की, स्वावलंबी भारत की बात की, उसको तो मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ा दिया है। अरे उस टाइम मोदी जी भगवान करे याची देही याची लोला, वो अपने आंखों से देख पाए, अपने शरीर से देख पाए। हम तो 47 की उस कल्पना को भी लेके चलते हैं, लेकिन मित्रों, उन्होंने केवल भारत, मेरा भारत, सोने की चिड़िया का जिक्र हुआ होगी, वो भारत। लेकिन एक बात मैं तो थोड़े ही शब्दों में कहूंगा मित्रों, गति प्रगति समृद्धि स्वास्थ्य सब बातें आई, वो सब चल रही है। जल नभ थल जो भी कुछ है उसमें हमारा राज्य है। चंद्रमा पे पिछले दिनों आपने देखा, सब कुछ देख रहे हो।
हम अपना बेस्ट दें, दूसरे का बेस्ट लें, यही विकसित भारत है। दूसरा, अब हमारा क्या फर्ज है? मित्रों, स्वयं का ध्यान रखिए, स्वदेशी का ध्यान रखिए, अपनी परंपराओं का ध्यान रखिए, उन बातों को स्मरण कीजिए जिसकी वजह से सोने की चिड़िया था, उन बातों को रोजमर्रा में अपनाइए। संयुक्त परिवार था, बैठ के बातें करते थे, मोदी जी ने लिया है, वोकल फॉर लोकल लिया ना, ग्लोबल की बात करते हैं ना, इसी तरह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो क्या है? वो केवल ये है, जैसे वाल्टर सिस्टम बोलते थे ना, गांवों के अंदर मैंने चने दे दिए, उससे मसाला ले लिया, उससे ये ले लिया, उससे वो ले लिया, था ना? तो क्या था वो? आत्मनिर्भर भारत था। ऐसे ही हम यदि आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, ये सब कितनी बातें हैं, ये सब को अपनाना होगा। कैसे अपनाना होगा? जो बहुत जरूरी है वो बाहर का ले, नहीं तो अपने यहाँ है उसको पैदा करें, है उसका यूज करें, आप देखिए विकसित भारत बन जाएगा। अरे एक बार एक मिनट इतना ध्यान कर लो, मेरे किसी कारण से विकसित भारत के उसको जो एक चल चुका आंदोलन है कहीं ठेस तो नहीं पहुंची है। दूसरा विचार ये कर लें, मैंने उसके लिए क्या किया, मेरी भूमिका तय होगी तो मित्रों विकसित भारत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हम ये माफी चाहूँगा, आप सबका नाम लेता नीचे वाले सारे परिचित हैं, तो मेरा समय खत्म हो जाता। जिस समय का हमें इंतजार था वो क्षण हमारे बीच आ चुका है। हमारे बीच परम आदरणीय, हम तो कहते हैं मोदी जी के ही प्रतिरूप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सब मोदी जी हैं। भारत माता की जय। अरे ये जयकारा थोड़ी चलेगा, मैं गुजरात की धरती से आया हूँ, बात गुजरात तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज बैठिए, इस सुंदर आयोजन में का जो समय निर्धारण करना था, उस समय नवीन जी और गुंजन जी मेरे कार्यालय में आए थे और इन्होंने कहा था कि एक कार्यक्रम हम 10 तारीख को करना चाहते हैं। तो मैंने उस समय इनसे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मिलके तो मुझे मन हुआ मैं जरूर आऊँगा। उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव डिक्लेयर हो गए, तो मैं चुनावों में लगा हुआ था, तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि चुनाव के समय में क्षेत्र को छोड़ के जाना चाहिए नहीं, लेकिन जिस संस्था के एकत्रीकरण में आप सब आए हैं, उस संस्था का जो मूल रूप इस कार्यक्रम का है वो विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्प के प्रकल्प को लेकर था। इसलिए मेरे मन में ये भाव रहा कि जरूर मेरे को अभी कर्तव्य निभाने के लिए महाराष्ट्र और झारखंड में रहना चाहिए, लेकिन मैं इजाजत लेकर आपके बीच में आया और आप अलग अलग प्रांतों से आए। उन सब
प्रमुख लोगों का दर्शन करने का ये अवसर मुझे गुंजन जी इनकी संस्था के माध्यम से मिला, इसलिए मैं भारत सरकार की ओर से आप सबका अभिवादन करता हूं। मंच पर विराजित स्वामी जी और मैं फर्स्ट जैन मेंबर माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया रहा और उसके बाद परम आदरणीय धनंजय कुमार जी साहब आज मेंबर है। मेरा भी एक योग ऐसा बना बालकिशन जी साहब कि मुझे दूसरा दायित्व दिया गया, मैं उस दायित्व में आगे बढ़ता रहा, लेकिन साहब से मेरी फोन पे जरूर बात हुई, लेकिन मिलने का अवसर वो भी गुंजन जी आपके निमित्त होना था, तो आज हम दोनों को रूबरू में मिलने का और जो बात आपने अपने मन से कही मैं उसका भी अभिवादन करता हूं। इतने अच्छे विचारों के साथ आप वकालत करते हैं, लेकिन विकसित भारत की परिकल्पना में देश की क्या भूमिका होनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए उस पर आपने विचार रखे, वो भी मेरे स्वयं के सीखने के लिए बहुत पर्याप्त था। मंच पर विराजित नवीन जी और हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी, अब अंतिम वक्ता को बहुत ज्यादा सुनने की इच्छा भी नहीं रहती और लास्ट ओवर में हर बॉल को खेलना भी पड़ता है, लेकिन मेरे पास जो दायित्व है उस दायित्व से सीधा विकसित भारत जुड़ता है, इसलिए आयोजकों ने बहुत अच्छे मन से ये तय किया और अभी माननीय एमपी साहब भी बहुत अच्छे विचार रख के गए, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। लेकिन साथ ही मैं गुजरात की धरती से आता हूं, पिछले 35 सालों से माननीय मोदी जी के साथ कार्य करता हूं और यहाँ सोने की चिड़िया की बात बार बार कही गई, ये बात तो सत्य है, हमारा देश सोने की चिड़िया थी, इसीलिए विश्व के लोग हमको लूटने आए, हम समृद्धशाली थे, शक्तिशाली थे, और जो लूट के गए वो आज रेगिस्तान में नाव चला रहे हैं और हमारे यहाँ रामलला को विराजित करके वही टनों बन सोने और हीरे से जवाहरात से हम वापस शक्तिशाली बन गए, समृद्धशाली बन गए। और ये दिवाली तो हमारे लिए बहुत उम्दा रही, 500 साल पुरानी बात, वो भगवान राम को विराजित करने का विषय 500 साल से पेंडिंग विषय में आज रामलला विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली, और पहली दिवाली को आप सबका मैं राम राम करता हूँ। तो ये सारी घटना के हम साक्षी बन रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात तो बालकिशन जी साहब पक्की हो गई कि हमारा ये जो काल है ये वास्तव में अमृत काल के बाद स्वर्णिम काल की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और इस स्वर्णिम काल में अगर अजय गुप्ता साहब मेरे साथ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के माननीय सदस्य हैं, वो भी यहाँ आए थे, तो अगर स्वर्णिम काल में हम अग्रसर हो रहे हैं और कोरोना काल की भी यहाँ हमने व्यवस्था की बात की, और कोरोना काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चमरा गई थी और भारत आज 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, मोदी 3 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गए। और अगर तीसरी अर्थव्यवस्था में हम प्रवेश कर गए तो नवीन जी ये बात तो तय है कि हम विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्प के साक्षी होने के कहीं ना कहीं तो हिस्सेदार बन रहे हैं। इसमें कहीं किसी के मन में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, जब मैं मोदी जी के साथ इतने वर्षों से जुड़ा हुआ हूं
तो मैं कुछ घटनाएं आपको ऐसी भी बता सकता हूं जिससे आपके मन में इस संकल्प के प्रति दृढ़ निश्चय होना तय हो जाएगा कि जो व्यक्ति सबका साथ सबका विकास के साथ सबका प्रयास की बात करते हैं और उस बात को लेकर 2014 में उन्होंने अपनी पारी खेलना शुरू किया और इस भारत के 60 साल के इतिहास में दूसरी बार तीसरी बार प्रधानमंत्री का अगर किसी को मौका मिला तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला और यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 60 साल का रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़े और हम 14वीं शताब्दी को याद करें 25% हमारी जीडीपी थी, हम इतने समृद्धशाली थे, सोने की चिड़िया थे, लेकिन विगत वर्षों में देश को जिस तरह से बर्बाद किया गया, अपने लोगों ने अपने परिवार के खातिर, अपनी राजनीति के खातिर देश को जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए था उस नीचाई में लेने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। ये तो देश के वो व्यक्तित्व ने 2014 में नेतृत्व संभाला जिसके बाद क्या परिवर्तन हुआ, मुझे आप सब जानकार लोग बैठे हैं, इतने विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन साथियों, मैं एक बात आपको बालकिशन जी साहब बताना चाहता हूं। पहली बार जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने मोदी जी, तो साहब मैं पहली बार समाज के कुछ प्रमुख लोगों को लेकर, व्यापारी लोगों को लेकर उनसे मिलने गया, तो उन्होंने अपने मन के भाव में ये कहा कि मैं गुजरात के 18,000 गांवों में 24 घंटे बिजली मेरा फर्स्ट टारगेट है और कच्छ तक पानी पहुंचाने का मेरा दूसरा टारगेट है। यानी हर घर बिजली और पानी हर घर, और वही मॉडल को लेकर आज जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसको समझना भी पड़ेगा कि विकसित भारत होगा कैसे। जो गुजरात आज पिछले 32-33 सालों से जिस ऊंचाई पर जा रहा है, जिस ग्रोथ इंजन के साथ वहां का ऑटोमोबाइल हब बन गया, मेडिकल का हब बन गया, कृषि क्षेत्र में वहां तेजी आई, इलेक्ट्रिसिटी में 24/7 की व्यवस्था हो गई, और वही मॉडल लेकर वो मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ सबका विकास में सबका प्रयास उन्होंने जोड़ा, तो प्रयास में आप और हम सब जुड़ते हैं कि हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति युवा भारत में, क्योंकि हमें सबसे बड़ा युवा देश है, भारत की 65% आबादी युवा है, विश्व में सबसे युवा देश हमारा देश है, और उसके बाद हमको इतने साल लग गए कि हमको कैसे आगे बढ़ना और कैसे ऊंचाई पर जाना। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो व्यक्ति ने, आज मैं कहता हूं इतने पुराने समय से जुड़ा हुआ हूं, जिन्होंने जीवन में एक दिन की छुट्टी नहीं ली, एक दिन का अवकाश नहीं लिया, हर दिन, हर क्षण, हर पल देश का कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारा राष्ट्र विकसित बने, उस परिकल्पना को लेकर पूरे विश्व का लोकप्रिय नेतृत्व मुंडे साहब जब माननीय प्रधानमंत्री जी बने, तो केवल आपके और हमारे कहने से ये बात नहीं होती, ये हमारे सामने स्पष्ट है कि 196 में से 162 देश आज भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। ये तो विकसित भारत की परिकल्पना का, संकल्पना का पहल हो चुकी है। भारत अगर इस ऊंचाई पर चल रहा है, और G20 के तो आप सब दिल्ली वासी साक्षी हैं, पूरे विश्व के लोगों ने आकर किस प्रकार से भारत के
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में G20 के नेतृत्व के साथ संलग्न होकर और गांधी जी की समाधि पर बैठकर सबने प्रणाम किया, इस देश को नमन किया, इससे बड़ी कोई घटना हो सकती थी क्या? कभी आप सोच सकते थे क्या? क्या विकसित भारत होने में कहीं कोई प्रश्न किसी के मन में है क्या? जिस द्रुत गति से हम 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए और तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी 3 में हम अब प्रारंभ हो गया है, तो साथियों कहीं आपके मन में, मेरे मन में, किसी के मन में किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए, लेकिन सबका प्रयास शब्द का महत्व को समझना पड़ेगा। हमको उनके भगीरथ प्रयास का समर्थन करना पड़ेगा, आपको उसका सहयोग करना पड़ेगा, आपको उसका समर्पण करना पड़ेगा। और अगर हमने ईमानदारी से इस देश के व्यवसाय को बढ़ाने में, इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, इस देश की हर एक व्यवस्था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी संस्था के माध्यम से आप चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, कैसे व्यापार बढ़े उसके लिए आप इस प्रकार के सेमिनार करके और लोगों में जन जागृति लाते हैं इस संस्था के माध्यम में। और आपने आज जो विषय लिया है, ये विषय वास्तव में आज भारत में चर्चा का विषय नहीं है, पूरा विश्व ये मान चुका है कि अब मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का लोकप्रिय नेतृत्व मोदी जी बन चुके हैं। और भारत जिस ऊंचाई पर अपने देश को ले जाना चाहते हैं वहां कहीं किंतु परंतु नहीं। एमपी साहब बहुत ठीक बोल के गए, 2047 तक आपको और हमको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, उससे पूर्व भारत विकसित भारत बन जाएगा। इस क्रम में इसका मैं उदाहरण बता सकता हूं। मुझे यहाँ राजनीतिक बात करने का अधिकार नहीं है, लेकिन तफावत करने के लिए राजनीतिक छात्र हूं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैं आपको यह समझा सकता हूं कि मोदी जी की मोदी 3 में 100 दिन के एजेंडा में, यह हरियाणा के काफी लोग हैं, नेतृत्व ही हरियाणा का बैठा है। आप जब मोदी 3 के 100 दिन के एजेंडा पर सारे विश्व के पॉलिटिकल पंडित ये कहते थे हरियाणा में क्या होगा, मुझे उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये मान चुके थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नहीं आएगी। बालकिशन जी, आपको भी मैं भूल नहीं सकता, हमेशा आप कहते थे सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है ना, वो मोदी जी के नेतृत्व के साथ साथ उनका जो कार्य करने की प्रणाली का है, देश के इस आगे कदम को बढ़ाने में जिस भाव से देश की भारत सरकार की नीति, नियत और निर्णय 100 दिन के एजेंडा के साथ ये देश को स्पष्ट हो चुका था कि आने वाला समय देश के लिए डबल इंजन की सरकार के रूप में अगर आगे बढ़ेंगे तो भारत विकसित होने में, परिकल्पना में कहीं कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपके मंच से हरियाणा के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, सारे मतदाताओं को नमन करता हूं कि आपने जो सोचा उससे पूरे देश का आज वातावरण में, मैंने कहा कि मैं आज महाराष्ट्र से आया हूं, तो वास्तव में पुष्पेंद्र सिंह जी ये बात मैं कह सकता हूं, कोई कारण नहीं कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार बनने से कोई रोक नहीं। इसका कारण है कि लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है, आकांक्षा है, और एक गुस्सा भी है कि पिछली बार हमने भूल कर दी थी 5 सीटों की, उसका ब्याज समेत चुकता करने का मौका इसलिए लोगों को मिला कि विकसित भारत की परिकल्पना में स्थिरता मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं अभी महाराष्ट्र में सबसे यही कह रहा हूं, मैं आपके हरियाणा में गुरुग्राम में भी आया था, मैंने एक ही बात कही थी चुनाव से पहले कि स्थिरता का बहुत बड़ा महत्व है। मैं गुजरात की धरती से आता हूं, पिछले 34-35 साल से स्थिर सरकार है और डबल इंजन की सरकार 10 साल से है। आज गुजरात की ऊंचाई पर पहुंचने में सबसे बड़ा रोल है वो स्थिरता का। अगर आप स्थिर सरकार देंगे, स्थिर नेतृत्व देंगे, तो जो आप अपेक्षा रखते हैं वो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी करने में सरकार के माध्यम से हर कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं, द्रुत गति से विकास हो सकता है। और हम एक विकासशील देश है, उसको विकसित बनाने में कुछ न कुछ ऐसी योजना लानी पड़ती है।
ऐसा नेतृत्व देश का होना चाहिए, ईमानदार नेतृत्व होना चाहिए, सक्षम नेतृत्व होना चाहिए, विश्व लेवल का नेतृत्व होना चाहिए। और जिन्हों को आज की तारीख में इस देश में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का 24 साल का अनुभव हो, वो व्यक्ति आज की तारीख में देश के यशस्वी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनके नेतृत्व में आप और हम इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, कहीं हमारा विकसित भारत बनने में कहीं किंतु परंतु और कहीं कमी नहीं रहेगी। आने वाले 100 दिन किस प्रकार से द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और देश कैसे इस ऊंचाई पर जाने में एक अलग प्रकार का अलग के साथ जिस प्रकार से गुजरात का नेतृत्व किया, जिस तरह से 10 सालों में चाहे रेलवे का विकास है, चाहे हाईवे का विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, या हर घर जल से नल पहुंचाने का काम है और हर घर बिजली पहुंचाने से लगाकर आज मैं इतनी आपके सामने योजना गिना सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं लास्ट बैट्समैन हूं, हर बॉल को खेलते खेलते मैं आपको और ज़्यादा वो नहीं करना चाहूँगा। लेकिन साथियों, मैं गुंजन जी और नवीन भाई की पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने भगीरथ प्रयास किया, दिल्ली की धरती पर किया कि हम सब मिलकर भारत की ऊंचाई में विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्प में माननीय मोदी जी के नेतृत्व का आपने समर्थन किया है। आप सहयोग करिए और पूरे देश के प्रयास, सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास को महत्व देकर आइए हम सब मिलकर इस नए भारत, अलग भारत के लिए जो परिकल्पना लेकर देश की सरकार डबल इंजन की सरकार है जहां काम कर रही है, उसमें कहीं किंतु परंतु और कमी नहीं आएगी। मैं पुनः आप सबको दिवाली का राम राम के साथ, आपका ये वर्ष बहुत यशस्वी काल हो, आप बहुत आगे बढ़े, समृद्धशाली बने। आइए हम सब मिलकर इस संस्था के माध्यम से जो कार्य हाथ में लिया है, आज से हम भी आपके साथ मिलते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की जय। आदरणीय सिंघी जी का धन्यवाद नहीं कहूँगा, अभी तो उन्हें पुनः एक आश्वासन देना चाहता हूँ सर कि जिस तरह आपने हमें एक जिम्मेदारी दी थी गुरुग्राम के लिए, आज इसी मंच के माध्यम से वैसे तो महाराष्ट्र में कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, बट बावजूद उसके महाराष्ट्र से हमारी जो टीम आई हुई है, विशेषकर मुंबई से हमारे परम आदरणीय गुरुजी स्वामी त्रिलोकीनाथ जी हमारे बीच बैठे, फिल्म निर्माता, फिल्म प्रोड्यूसर, उद्योग जगत का एक बहुत बड़ा नाम श्री राम कुमार पाल जी, इनके संबंध में सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं। इनका मुंबई में, महाराष्ट्र में अपना एक विशेष स्थान है। और आज पुणे आप लोग फिर से प्रण लें कि जिस तरह गुरुग्राम की पावन धरा पर हम सभी ने मिलकर पूरा प्रयास किया, तन मन लगाया, उसी तरह से आपने भी मिलकर के महाराष्ट्र में भी पूरा जोर लगाना है, तभी हमारे आदरणीय सिंधी जी का यहाँ आना सफल माना जाएगा। और ये एक तरीके से हमारी गुरुदक्षिणा होगी पुनः महाराष्ट्र में परम आदरणीय सिंधी जी को हम सब ने मिलकर पुनः बीजेपी को वहाँ पर भी विजयी बनाना है। अब मैं जो आपको समय लेना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे आदरणीय कहा कि मैं लास्ट का बैट्समैन हूँ, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सर आदरणीय कि आप अंतिम नहीं थे, आप वो व्यक्ति थे जिसकी वजह से आज ये पूरा मंच अभी तक एकत्रित है। और अब वो जो समय आ रहा है, हम लोग प्रत्येक वर्ष भारत श्री अवार्ड सम्मान समारोह करते हैं, जिसमें केवल 21 महानुभावों को देश के अलग अलग राज्यों से हम सम्मानित करते हैं सर। हमने अपने इस आयोजन की एक गरिमा बनाई है और हम प्रयास करते हैं कि पिछले 6 सालों में हमें मौका मिला कि हमने बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नर महोदय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बहुत सारे सदस्य जो भारत सरकार या देश के अलग अलग राज्यों में सरकार में स्थापित हैं, और बहुत सारे समाज सेवी जिनको हम लोग सम्मानित कर सके। तो आज उसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा सर आपसे कि देश के अलग अलग राज्यों से, हैदराबाद, चेन्नई, विजयवाड़ा, बेंगलोर, राजस्थान, हरियाणा से जो हमारे साथ ये 21 लोग आए हैं, उन्हें आप अपने शुभ हाथों से भारत श्री अवार्ड से सम्मानित कर हम सभी को कृतार्थ करें। मैं निवेदन करूंगा सर, प्लीज आप एक बार मंच की तरफ आए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी से, प्लीज सर आप भी साथ में आए, और रिक्वेस्ट करूंगा श्री के गांधी जी से कि प्लीज आप भी मंच पर आए, क्योंकि आप वो मजबूत पिलर हैं सर जिनकी वजह से आज गुंजन मेहता ये संस्था नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल खड़ी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री नवीन जी से भी, प्लीज सर आप भी आए।
डॉक्टर वीना आंगड़ी बैंगलोर से जोरदार तालियों से आपका स्वागत। मंच पर है। श्री नवीन सेठ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, हमारे देश का बहुत बड़ा एक नाम, बहुत बड़ा औद्योगिक संगठन जो सरकार के साथ मिलकर काम करता है। तालियों में कमी रहेगी तो आगे आने में कमी रहेगी। डॉक्टर आशु जान जी आर्टिमिस हॉस्पिटल से जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर अजीत कुमार पांडे, प्लीज जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर आशीष वर्मा, जोरदार तालियों से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश से। देखिए गर्म जोशी बहुत जरूरी है, तालियां बजती होनी चाहिए जब हमें किसी को सम्मानित करने का अवसर मिलता है। डॉक्टर नवीन मुल्ला हैदराबाद से, जोरदार तालियों से आपका स्वागत। डॉक्टर नवीन वर्मा। आदरणीय श्री के गांधी जी, जोरदार। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी टीम मेंबर से, मानी जी एक बार सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेंगे, बाकी को मैं दे देंगे। हमारे बीच महाराष्ट्र में श्री राम कुमार शर्मा सिंह साहब की आप उनको टीम में जगह दें अपनी। आदरणीय स्वामी जी लोकीनाथ जी राम कुमार पाजी को और अपने साथ जोड़िए। मैं जो अगला नाम लेने जा रहा हूँ श्री करके, इनकी सामाजिक संस्था है जिसमें ये सभी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। हमारी संस्था भी इनको पूरा सपोर्ट करेगी। श्रीमती शशिकला पाटिल जी महाराष्ट्र से, जोरदार तालियों से आपका स्वागत। श्री केतन शाह जी महाराष्ट्र से ही है आपके साथ, जोरदार तालियों से स्वागत है आपका श्री केतन शाह जी। श्री दीपू वारस केरला से, जोरदार तालियों से आपका स्वागत। मिस्टर दीपू बस्ती। श्री मोजमे कमली वाले महाराष्ट्र से, जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है। प्लीज मंच पर आएं। जोरदार तालियों से स्वागत। श्री रामकृष्ण राव प्रांगल से, बहुत ही विशेष कार्य कर रहे हैं। समय की गरिमा को देखते हुए मैं इनके विषय में अभी कुछ अधिक नहीं बोल पा रहा हूँ। श्री पेदा सखी एनवीएस प्रसाद जी, जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत। इस मंच पर है और अपना सम्मान करेंगे। श्री शिवा सुब्रमण्यम। श्री भावेश कुमार जी फ्रॉम मुंबई। श्री मेघ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं, जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत। श्री गुलाब चंद चौधरी जी फ्रॉम महाराष्ट्र, जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है। मिस रबानी जॉनी वंडरगर्ल, सर ये बिटिया आंखों पे पट्टी बांध के पूरा सब कुछ जान लेती है, बट आज हमें डेमो का समय नहीं मिला। लालपुरा जी ने अपनी टीम में विशेष स्थान दिया सर, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। श्री फरीद खान जी आर्टिमिस हॉस्पिटल से, जोरदार तालियों से आप। श्री आदरणीय श्री शशिकांत शर्मा जी, चेयरमैन वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन ऑफ इंडिया। श्री आर एस गोस्वामी जी, हमारे आदरणीय बाबू जी, में पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज को हम आपकी तरफ से हमारे लेवल पर हमारा पूरा मान सम्मान आपकी तरफ से। श्री रामेश्याम शर्मा जी जो पैटर्न है फेडरेशन ऑफ ट्रेड। श्री सुखबीर शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी। परम आदरणीय श्री जगन्नाथ मंगला जी प्रेसिडेंट गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है सर। फाउंडर प्रांस कंसल्टेंट, जोरदार। सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और निगम में आपका भी सम्मान करना चाहेंगे। और मेरी ऑनरेबल मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, मैं जोरदार तालियों से पूरे आपका स्वागत करूँगा सर।
प्लीज आप भी हैं और अपना सम्मान ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय स्वामी जी से कि और अंत में हमारे दूसरे मेरी प्लेटफॉर्म श्री के गांधी जी का आपको सब में बहुत बहुत साधुवाद। आज जीवन नाका खड़ा है तो शायद आप लोग की वजह से खड़ा है। आज पिछले 10 सालों से लगातार तो आपने मुझे निस्वार्थ भाव से सेवा और सहयोग दिया है, मैं उसका रेट कभी चुका नहीं पाऊंगा सर। हम अपनी पूरी टीम की ओर से सर आपका सम्मान करना चाहेंगे प्लीज। ये तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री मंगला सर से कि मंगला जी, श्री के.आर. शर्मा जी आप मंच पर आए और राधेश्याम जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता परंतु आप भी इस मंच पर आए और हमारे सम्मानित करें प्लीज। जोरदार तालियों से स्वागत, बहुत बहुत बधाइयाँ, साधुवाद।